हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाब होप जी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों के अंदर आपको कक्षा 9th और 10th का जो गणित विषय है उसका चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, उससे संबंधित क्वेश्चन बता रहे थे आपको किस प्रकार से हल करते हैं। उसके लिए आपको ग्राफीय विधि से क्वेश्चन बता रहे थे। उससे पहले आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि से किस प्रकार से हल करते हैं ये भी बताया था। तो आज आपके लिए बोर्ड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण था, 6 अंक का 26वां क्वेश्चन, वो आपको हल करके यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने एक बल्ला और दो गेंदें, एक बल्ला का मतलब बैट, एक बल्ला और दो गेंदें 300 रुपये में खरीदी। एक बल्ला और साथ में दो बॉल कुल मिलाकर 300 रुपये में खरीदी, 300 रुपये में खरीदी। तथा बाद में इसी प्रकार के दो बल्ले, दो बैट तथा 3 गेंदें 525 रुपये में खरीदी। 3 गेंदें 525 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि से हल करना है, अर्थात सॉल्यूशन करना है। ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा क्रिकेट टीम का कोच एक बल्ला व एक गेंद कितने रुपए में खरीद सकेगा। एक बल्ला व एक गेंद कितने रुपये में खरीदेगा। अर्थात एक गेंद और एक बल्ले का मूल्य कितना है, यह हमें ग्राफीय विधि से ज्ञात करना है। तो एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए में खरीदेगा, ये हमें ज्ञात करना है। ये BSER 2013 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, बोर्ड एग्जाम के अंदर 6 अंक का था। बोर्ड पेपर के अंदर जो 26वां क्वेश्चन हमेशा ग्राफ वाला आता है, ग्राफीय विधि से उसका हल ज्ञात करना होता है और ये 6 अंक का होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को हम अच्छी तरह से समझेंगे कि क्वेश्चन के अंदर क्या सूचना दी गई है और उसके अनुसार फिर हम इनको रैखिक समीकरण के अंदर व्यक्त करेंगे और फिर उसका हल ज्ञात करेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि अगर हम किसी दुकान से, किसी भी स्टोर से हम एक बल्ला और अगर दो गेंदें खरीदते हैं, बल्ले की अलग कीमत है और गेंद की अलग कीमत है, लेकिन अगर एक बल्ला ले लें और साथ में दो गेंद ले लें तो इनका कुल मूल्य हमें चुकाना पड़ता है 300 रुपये। अर्थात 300 रुपये देते हैं। एक बल्ला कितने का आता है उसके हिसाब से और एक गेंद कितने रुपए की आती है उसके हिसाब से 3 जो गेंदें हैं, 2 गेंदें हैं, 2 गेंद और एक बल्ला, इनका कुल मूल्य जोड़कर हम चुकाते हैं 300 रुपये। अगर इसी प्रकार का बल्ला और गेंद अगर हम खरीदते हैं, लेकिन कितनी, इसी प्रकार की, अर्थात 2 तो बल्ले खरीद लें और 3 गेंद खरीद लें, तो फिर हमें 525 रुपये देने पड़ते हैं। रेट वही है, रेट चेंज नहीं होती है। तो हमें ये बताना है कि एक बल्ले की कीमत कितनी है और एक गेंद की कीमत कितनी है, अर्थात इनका एक एक का मूल्य कितना है, ये हमें ज्ञात करना है।
देखो जब तक हम इनको रेखिक समीकरणों के अंदर अर्थात समीकरण में व्यक्त नहीं कर पाएंगे तब तक इनको सरल नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपको ये बता दूं कि एक बल्ला इतने रुपए में आता है और एक गेंद इतने रुपए में आती है, तो आप फिर कितने बल्ले खरीदो चाहे कितनी गेंद खरीदो, आप उनका कुल मूल्य आसानी से आराम से निकाल सकते हो और दोनों का कुल मूल्य जोड़कर आप दुकानदार को दे भी सकते हो, चुका सकते हो। लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एक यूनिट का मूल्य कितना है, अर्थात एक कितने में आता है। फिर आप चाहे 10 खरीदो, 20 खरीदो, चाहे 2 खरीदो, चाहे 3 खरीदो, आप आसानी से उतने से गुणा करके मूल्य प्राप्त कर लोगे। लेकिन यहाँ पर एक का नहीं दिया है, लेकिन ये दो बातें जो दे रखी है, दो इनसे समीकरण बनेंगे, उसके अनुसार हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि एक बल्ला x रुपए में आता है। एक्स वाई जेड हम कुछ भी मान सकते हैं, बाद में सरल करेंगे तब जो भी मानेंगे उसका मान आ जाएगा, तो फिर उसके बाद में चेंज कर देंगे और मूल्य बता देंगे। लेकिन यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, और ग्राफ के ऊपर आप जानते हो दो ध्रुव होते हैं, x ध्रुव और y ध्रुव, अर्थात दो x होते हैं, x अक्ष और y अक्ष। तो इसलिए हमें x और y मानना पड़ेगा। बाकी अगर हम प्रतिस्थापन से, विलोपन से या अन्य किसी विधि से हल करना चाहें तो x y z कुछ भी मान सकते हैं और हल कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक बल्ला x रुपए में आता है और एक गेंद y रुपए में आती है। तो देखो इसको माना एक बल्ला x रुपये में तथा एक गेंद y रुपये में आती है या मूल्य है। x रुपये और y रुपये बैट और गेंद की कीमत है। अब यहां पर हमने एक का मूल्य मान लिया, एक बल्ले का मूल्य मान लिया x रुपये, तो अब जितने भी खरीदेंगे उसको उतने से गुणा कर देंगे, x से गुणा कर देंगे उस संख्या को, तो जितने भी बल्ले खरीदेंगे उनका मूल्य मिल जाएगा। और एक गेंद का मूल्य y रुपये माना है, तो जितनी भी गेंद खरीदेंगे उसको y से गुणा कर देंगे तो वो गेंदों का मूल्य हो जाएगा, और ये दोनों जोड़ेंगे तो वो कुल मूल्य हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि प्रारंभ में क्रिकेट टीम के कोच ने सिर्फ एक बल्ला और 2 गेंदें खरीदी हैं। इसका मतलब एक बल्ले का 1x रुपये होगा और 2 गेंदों का मूल्य होगा 2y रुपये, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो कुल मूल्य होगा 300 रुपये। तो हम प्रथम समीकरण आसानी से बना सकते हैं, 1x प्लस 2y बराबर 300, अर्थात एक बल्ले का मूल्य प्लस 2 गेंदों का मूल्य बराबर 300 रुपये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो हम एक सरल सा समीकरण बना लेंगे। तो यहां पर देखिए, अतः एक बल्ले व 2 गेंदों का कुल मूल्य बराबर 300 रुपये है। अतः प्रथम समीकरण या प्रथम संबंध बन जाएगा, प्रथम समीकरण बन गया एक बल्ले का मूल्य अर्थात x रुपये प्लस 2 गेंदों का मूल्य 2y रुपये बराबर ये दे रखा है 300 रुपये। तो ये आपका प्रथम समीकरण बन जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे कह रखा है कि बाद में वैसे के वैसे बल्ले और गेंद अगर क्रिकेट टीम का कोच खरीदता है, जैसे 2 बल्ले खरीद लें और 3 गेंदें खरीद लें, तो फिर वो कुल मूल्य चुकाता है 525 रुपये। तो आपको पता है अगर 2 बल्ले खरीदता है तो 2x रुपये हो जाएगा, और अगर 3 बॉल गेंद खरीदता है तो 3y गेंदों का मूल्य हो जाएगा, और ये टोटल कुल जुड़कर हो जाएगा 525 रुपये। तो ये दूसरा समीकरण बन जाएगा। इसी प्रकार 2 बल्लों का मूल्य 2x व 3 गेंदों का मूल्य 3y रुपये से द्वितीय समीकरण, द्वितीय संबंध बन जाएगा। द्वितीय समीकरण हो जाएगा एक बल्ले का 1x रुपये है तो 2 बल्लों का हो जाएगा 2x, अर्थात 2 से गुणा कर देंगे
तो ये 2x प्लस बॉल खरीद रहे हैं, गेंद खरीद रहे हैं 3, तो 3y हो जाएगा। तो ये 3y बराबर ये दे रखा है 525 रुपये, तो ये बन जाएगा आपका दूसरा समीकरण। तो बहुत ही इजी नॉर्मल से यहाँ पर 2 समीकरण हमने बना लिए। अब हमारा उद्देश्य यहाँ पर है इन दोनों समीकरणों को हल करना, अर्थात इन दोनों समीकरणों में x और y का मान ज्ञात करना। x और y का जो मान आएगा वही बैट और बल उसका गेंद का, अर्थात एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य होगा। अब इनको हल करने के लिए हमारे पास प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है या वज्र गुणन विधि है, और इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है उसके अनुसार ग्राफी विधि है, तो उससे हम हल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये पता कर लें कि रियल के अंदर एक बल्ला कितने रुपए में आता है और एक गेंद कितने रुपए में आती है। अगर हम प्रतिस्थापन विधि से पहले ये पता कर लें कि x का मान कितना है और y का मान कितना है, तो फिर जब हम ग्राफ खींचेंगे तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ ही साथ हम जो ग्राफ खींचने के लिए निर्देशांक निकालेंगे उनको भी हम सोच समझ के निकालेंगे, जिससे कि हमारा जो x और y का मान है वो ग्राफ में आसानी से मिल सके। अर्थात ग्राफ कहाँ पर काटेगी, वो यहाँ पर x और जो y का मान होगा वहां पर काटेगी। तो उसका अगर हम पता पहले से ही कर लें तो ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, काटाफासी नहीं होगी, और बार बार हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा, मिटाना नहीं पड़ेगा। तो हम पहले ही ये पता कर लेते हैं कि रियल के अंदर x और y का मूल्य कितना है, कहने का मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य कितना है। उसी के अकॉर्डिंग फिर हम निर्देशांक निकालेंगे, उसी के अनुसार हम पैमाना लेंगे और ग्राफ खींचेंगे। तो पहले हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं और ये चेक कर लेते हैं कि क्या क्या मान है। आप एग्जाम के अंदर भी रफ कॉपी के अंदर x और y का मान निकाल कर देख सकते हो, इससे ये पता कर सकते हो कि ग्राफ कहाँ पर काटेगी, जिससे कि आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर इसको आपको पहले प्रतिस्थापन विधि से बता देता हूँ। सर्वप्रथम हम समीकरण पहले को लेते हैं। प्रथम समीकरण 1 को लेने पर देखो पहला समीकरण आपका एक बल्ले का मूल्य प्लस 2 गेंदों का मूल्य बराबर 300 रुपये। इसमें हम क्या करते हैं, इस x के बराबर मान कर लेते हैं, इस 2y को उधर ले जाते हैं तो x बराबर मान हो जाएगा। ये x बराबर मान दूसरे समीकरण में x की जगह रखेंगे और सरल करेंगे तो y का मान मिल जाएगा। बस यही प्रतिस्थापन विधि है। तो यहां पर देखिए x बराबर ये जो 2y है इसका हम पक्षांतर करते हैं, इस पक्ष से इस पक्ष में अगर 300 की तरफ ले जाएंगे तो प्लस से माइनस होगा, माइनस से प्लस, लेकिन यहाँ पर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 300 माइनस हो जाएगा 2y। ये जो मान है वो हम समीकरण सेकंड समीकरण में रख देंगे। तो x का मान x बराबर 300 माइनस 2y समीकरण 2 में रखने पर दूसरे में रखते हैं हम। दूसरा आपका समीकरण है 2 गुणा x 2 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 3y बराबर 525। यहां पर हमें x का मान रखना है। x बराबर हमने कितना कर रखा है 300 माइनस 2y। तो ये 300 माइनस 2y हम यहां पर x की जगह लिख देते हैं। अब इसको हम सरल करेंगे तो हमें आसानी से इसका y का मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात एक गेंद का मूल्य मिल जाएगा। इसको सरल करते हैं। यहां पर देखो 300 माइनस 2y 2 से गुणा हो रहा है, तो ये दोनों ही 2 से गुणा होगा, कोष्टक को लेगा तब तो 2 से गुणा करेंगे 300 को, तो 300 दूना हो जाएगा ये तो 600। 2 को हम माइनस के 2y से गुणा करेंगे तो माइनस का 4y हो जाएगा, तो ये माइनस का 4y। आगे चलते हैं तो प्लस का 3y ऑलरेडी पहले से है, तो ये प्लस का 3y और इक्वल टू यहाँ पर है 525 इस पक्ष के अंदर, तो ये 525। अब देखिए माइनस का 4y है और प्लस का 3y है, यहाँ पर देखे तो यहाँ पर माइनस का 1y अधिक है वो बच जाएगा, और इधर है 525, ये 600 ऐसे कैसे है ही, तो ये 600 माइनस का 1y, एक y यहाँ पर बचेगा, क्योंकि इनकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 4y है प्लस का 3y है, तो माइनस का 1y ज्यादा है वो बच जाएगा, और बराबर में है 525। अब देखिए हमें y का मान निकालना है, तो हम ऐसा करते हैं इस y को उस पक्ष में ले जाते हैं जिससे प्लस का बन जाएगा, और 525 को ले आते हैं इधर जिससे 600 में आके घट जाएगा, अर्थात इसका पक्षांतर करते हैं। यहां पर देखिए इधर 600 है, उधर से 525 जो प्लस का है इसको अगर हम पक्षांतर करेंगे इधर लाएंगे तो ये माइनस का 525 हो जाएगा, और ये जो माइनस का y है उसको उस दूसरे पक्ष में अगर हम पक्षांतर कर देंगे तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस का y। अब देखिए 600 के अंदर 525 जाता है तो आपको पता है ये बचता है
75 75, अर्थात y बराबर आ गया 75। y का मतलब है एक गेंद, जो हमने मानी थी कि एक गेंद का मूल्य y रुपए है, तो एक गेंद का मूल्य आ गया 75 रुपए। अब हम ये y का जो मान है वो यहां पर इस समीकरण का जो हमने सरलतम रूप कर रखा है प्रथम समीकरण का, वहां पर हम y की जगह y का मान 75 रखकर हम x का मान प्राप्त कर लेंगे। तो देखो y का मान x बराबर 300 माइनस 2y में रखने पर, यहां पर रखते हैं हम इसके अंदर, तो x बराबर 300 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू हमने निकाल रखी है 75 75, तो हम ये 75 यहां पर रख देते हैं। अब देखिए इसको सरल करेंगे तो x बराबर 300 माइनस 75 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 150 हो जाएगा 150, तो ये हो गया 150, और 300 के अंदर 150 घटाएंगे तो x बराबर आ गया 150। तो यहां पर हमें ये पता चल गया कि x का मतलब बैट का मूल्य है, बल्ले का मूल्य है, जो कितना है 150 रुपए है, अर्थात एक बैट 150 रुपए में आता है और एक बॉल एक गेंद 75 रुपए में आती है। इससे ये पता चल गया कि जब हम ग्राफीय विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो 150 और 75 पे काटेगी, अर्थात जहां पर काटेगी वहां पर x का निर्देशांक तो 150 होगा और y का निर्देशांक होगा 75। इसका मतलब 150 और 75 पर ग्राफ काटेगी तो हमारे पास जो ग्राफ है उसके अंदर ये मान होने भी चाहिए। सामान्य तौर पर आप ग्राफ के अंदर जो पैमाना लेते हो वो 1 सेमी बराबर 1 1 या 2 2 लेते हो, लेकिन अगर हम यहाँ पर ग्राफ से हल करेंगे और पैमाना लेंगे 1 सेमी बराबर 1 इकाई या 2 इकाई, तो ये 150 और 75 किसी भी हाल में मिलने वाले नहीं है, अर्थात यहाँ तक ग्राफ पहुंच ही नहीं पाएगी क्योंकि इतनी बड़ी ग्राफ नहीं होती है। ग्राफ लगभग 20-22 सेंटीमीटर हो सकती है बोर्ड के अंदर, तो उसके अंदर ये दोनों निर्देशांक नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बहुत ही सोच समझ के पैमाना लेना होगा, और पैमाने के साथ साथ जो निर्देशांक निकालेंगे हम उन तीनों निर्देशांकों को भी इस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि इनके अकॉर्डिंग ही वो निर्देशांक हो जिनको हम आसानी से दर्शा सकें और ये दोनों निर्देशांक भी हमें मिल सके। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है कि हम किस प्रकार से ग्राफीय विधि से इसको हल करते समय निर्देशांक ज्ञात करें, पैमाना लें और कैसे ग्राफ खींचे। तो हमें ये कन्फर्म हो गया पहले कि ग्राफ आपकी 150 और 75 पे काटेगी, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। बोर्ड एग्जाम के अंदर भी आप इस प्रकार से पहले ही ऑलरेडी ये पता कर सकते हो कि कहाँ पर ग्राफ काटेगी, उसी के अनुसार हमें हल करना है। इससे हमें पता भी चल जाएगा अगर ये 150 और 75 पर नहीं काटती है तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो जाएगा कि कहीं ना कहीं मिस्टेक है जिसको हम सुधार भी सकते हैं। अगर आप ये पहले पता नहीं करते हो तो आपको फिर ये पता नहीं रहेगा कि क्या सही जगह काटी है या गलत जगह काटी है। तो आप प्रतिस्थापन विधि से पहले ये 1-2 मिनट के अंदर हल कर लिया करो कि x और y का मान कितना होगा। अब हम इस क्वेश्चन को के हल को मिटान कर ग्राफीय विधि से इसको हल करते हैं, और किन बातों का ध्यान रखेंगे वो आपको यहां पर ध्यान देना है। देखो ग्राफीय विधि से हल करेंगे तो भी इस क्वेश्चन के लिए हम ये 2 समीकरण तो बनाएंगे, अर्थात x और y मानकर, बल्ले का मूल्य x और गेंद का मूल्य y मानकर इसको सरलतम समीकरण के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, अर्थात बीजगणित के अंदर इसको व्यक्त करेंगे। उसके बाद इसको हल करेंगे। तो मान लिया हमने कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए है और एक गेंद का मूल्य कितना है y रुपए। इस प्रकार से हम एक बल्ला और अगर 3 गेंद खरीदते हैं तो एक बल्ले का x रुपए और 2 गेंदों का मूल्य 2y रुपए, तो एक बल्ले का मूल्य प्लस 2 गेंदों का मूल्य बराबर 300 है। और आगे इसी प्रकार के बल्ले और गेंद खरीदता है, 2 बल्ले और अगर 3 गेंद खरीदता है तो 525 रुपए देता है, तो 2 बल्लों का 2x रुपए और 3 गेंदों का मूल्य 3y हो गया, तो 2x प्लस 3y बराबर 525। तो इस प्रकार से 2 समीकरण हम बना लेंगे। अब देखिए ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, आपका जो समीकरण दिया हुआ है दोनों समीकरण, उन दोनों समीकरणों के लिए हम 3 निर्देशांक प्राप्त करते हैं उनसे संबंध रखने वाले, जिससे कि हम ग्राफ पेपर पर उनको रेखा के रूप में व्यक्त कर सके। तो इसी प्रकार से हम प्रथम समीकरण को लेते हैं। प्रथम समीकरण आपका x प्लस 2y बराबर 300, इसको सरल करेंगे। सरल करने का मतलब
समीकरण के दोनों पक्षों में से आप किसी भी एक चर राशि को रखोगे, या तो x या फिर y। तो यहाँ पर तो x को रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर हम x को उधर ले जाएं और 2y को उधर रखेंगे तो फिर 2 को और हटाना पड़ेगा हमें, तो 2 स्टेप करने पड़ेंगे। जबकि अगर 2y को सीधे अगर इधर ले जाएं दूसरे पक्ष में तो x के बराबर ही सरलतम मान हो जाएगा। तो इसको देखो, x बराबर 300 माइनस हो जाएगा 2y, ये सरलतम रूप हो गया। अब हमें एक टेबल बनानी है 3 निर्देशांक प्राप्त करने के लिए, जिनको हम ग्राफ पेपर के ऊपर निरूपित करेंगे, पहले x का और नीचे y का। यहां पर हमें क्या करना है, इस समीकरण से संबंध रखने वाले x और y के 3 निर्देशांक प्राप्त करेंगे। तो यहां पर इस y की जगह हमें अपनी इच्छा से मान रखना है और उसके अनुसार फिर x का आएगा उसी का अकॉर्डिंग। लेकिन अपनी इच्छा से रखने के लिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि ऐसे निर्देशांक हम रखें जिनको आसानी से ग्राफ पेपर पर निरूपित कर सके, और दूसरी बात जिससे कि वो आपका जो प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों समीकरणों की रेखा वाला वो भी मिल सके। और आपको ये पहले से पता है कि आप की दोनों जो रेखाएं हैं समीकरणों की वो 150 और 75 पे काटेगी, अर्थात x का मान 150 होगा और y का मान 75 होगा। तो हम उस निर्देशांक को तो पहले यहां पर रख ही लेते हैं। तो यहां पर देखिए y का मान अभी आपको पता था कितना था, एक बॉल का मूल्य कितना था 75 रुपए, तो हम y की जगह 75 रखते हैं। तो कन्फर्म है x का मान 150 ही आएगा, आप चाहे सरल करके देख लो। 75 रखते हैं अगर y की जगह तो 75 दूना हो जाएगा तो 150, 300 के अंदर 150 घटाएंगे तो 50 कितना बचेगा, 150 बचेगा, जो x का मान हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 150। तो आपने अभी जो प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान ज्ञात किया है उसमें जो समय दिया है आपने, वो समय यहाँ पर आपका बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप डायरेक्टली वो निर्देशांक रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है y का मान 75 है तो x का मान 150 है, तो ये 75 और 150 आप सीधे ही रख सकते हो। अब इनके अलावा आप इस y की जगह कुछ भी मान रख सकते हो, आपके इच्छा के अनुसार तो आप 1 भी रख सकते हो, 0 भी रख सकते हो, कितना भी रख सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वो निर्देशांक हमें ग्राफ पर मिले भी। जैसे मान लो हम y की जगह 1 रख देंगे तो 1 अगर हम निर्देशांक लगाएंगे, 1 को अगर ग्राफ पे ढूंढेंगे तो हमें 150 किसी भी हाल में नहीं मिल पाएगा या 75 नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 बहुत ही छोटा मान है 150 की तुलना के अंदर। तो हम इस प्रकार से ये मान रखें कि आसानी से सभी निर्देशांक हमें प्राप्त हो सके। तो यहां पर देखिए ये अगर 25-25 के टेबल के अंदर अर्थात 25 के फाड़े के रूप में अगर ये निर्देशांक रखते हैं तो हम पैमाना 25 का लेकर आसानी से इनको ग्राफ पेपर पर निरूपित कर सकते हैं। तो हम ऐसा मान रखें कि ये 25 के टेबल के रूप में आए, तो आप यहाँ पर y की जगह 25, 50, 75, 100, 125, 150 इस प्रकार से रखोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आप 0 रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 तो आसानी से मिल जाएगा और 0 के अनुसार यहाँ पर 300 बचेगा तो वो भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आप y की जगह 0 रख सकते हो, लेकिन 1, 2, 3 ये मत रखना। y की जगह हम 0 रखते हैं, 0 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो x बराबर 300 बच जाएगा, ये 300। अब आपको 25-25 के फाड़े में रखना है जिससे कि हम आसानी से ग्राफ पर दर्शा सकें। अगर आप y की जगह 25 रखते हो तो ये 25 2 से गुणा होकर 50 बन जाएगा, 50 300 में घटेगा तो 250 बचेगा, अर्थात 250 बचेगा, तो ये 250 आ जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से ये 3 निर्देशांक प्राप्त कर सकते हो। तीनों जो निर्देशांक है वो सभी 25-25 के टेबल में है, तो हम आराम से ग्राफ पेपर पर 1 सेमी बराबर 25 इकाई लेकर इनको अच्छी तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये 3 निर्देशांक हो गए, बहुत ही सोच समझ के निकालना है। अगर आप यहाँ पर 1 रख देते हो तो 1 2 से गुणा होकर 300 में घटेगा तो 298 बचता है, 298 को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। हालांकि कॉम्बिनेशन तो सही है लेकिन ग्राफ पेपर पर निर्देशित करने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसे निर्देशांक नहीं निकालोगे जिससे कि आप ग्राफ पेपर पर उनको प्रदर्शित ही न कर सको। सोच समझ के आपको ऐसे निर्देशांक निकालने जिनको आराम से आसानी से हम ग्राफ पेपर पर निरूपित कर सकें। अब हम लेते हैं दूसरा समीकरण, उसको भी इस प्रकार से सरल करके 3 निर्देशांक प्राप्त करेंगे। तो दूसरे समीकरण को ले लेते हैं हम। समीकरण 2 को लेने पर दूसरा समीकरण आपका 2 बल्लों का मूल्य प्लस 3 गेंदों का मूल्य बराबर 525, अर्थात 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 525। इसको हम सरल करेंगे, सरलतम रूप में व्यक्त करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस समीकरण के एक पक्ष के अंदर कोई सी भी एक अकेली चर राशि रखनी है x और y में से।
तो हम x को रख लेते हैं। पहले हम 2x बराबर 525 माइनस का 3y कर देते हैं, क्योंकि ये प्लस का 3y इस पक्ष में लाएंगे तो ये माइनस का 3y हो जाएगा। और अब इस 2 को और हटाएंगे, इधर से इस पक्ष से उस पक्ष में ले जाएंगे तो गुणा से जाएगा, उधर जाके भाग लग जाएगा। तो ये हो जाएगा x बराबर, गुणा हो रहा है इस पक्ष में लाके इसमें भाग दे देते हैं, तो 525 माइनस 3y बटे हुए 2 हो जाएगा। ये सरलतम रूप हो गया। अब हमें वही 3 निर्देशांक प्राप्त करने हैं, तो उनके लिए टेबल बनानी है जो x और y से संबंधित हो। देखो, आपको एक निर्देशांक का एक कॉम्बिनेशन का तो आपको पहले से ही पता है कि अगर x बराबर हम 150 रखते हैं तो y का मान 75 आएगा, या y बराबर अगर हम 75 रखते हैं तो x का मान 150 आएगा। तो वो कॉम्बिनेशन तो आप पहले यहाँ पर रख दो, जो पहले काम किया है वो यहाँ पर आपके लिए उपयोगी होगा। हम इस y की जगह कितना रखते हैं, 75 रखते हैं, ये 75 रखा, तो आपको पता है x का मान 150 आएगा, 150 आएगा। लेकिन फिर भी आप एक बार जांच कर सकते हो। देखो, अगर y की जगह 75 रखते हैं तो 75 और 75 150 और 75 होता है 225। 225 के अंदर 225 आप 525 में घटाओगे तो 300 बचेगा, और 300 के अंदर हमें 2 का भाग भी देना है, तो ये हो जाएगा 150। तो आ रहा है समझ में? आप रफ कॉपी में इसको सरल करके निकाल सकते हो, देख सकते हो। अगर हम y की जगह 75 रखते हैं तो 75 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225। 75 या 225, 525 में 225 गया तो सीधी सी बात है 300 बचेगा। लेकिन 300 के अंदर हमें 2 से डिवाइडेशन भी करना है, 2 का भाग भी देना है, तो 300 बटे 2 का मतलब हो जाएगा 150। तो 150 आ गया, जो आपको पहले भी पता है। अब हम और दूसरा मान रखते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि 25-25 के टेबल के अंदर रखेंगे तो आसानी से ये 25 के फाड़े वाले मान ही आएंगे। तो हम यहाँ पर y की जगह अगर हम 25 रखते हैं तो ये 25 75 होगा, और 75 जैसे यहाँ पर हम रफ के अंदर हल करके निकाल लेते हैं। x बराबर 525 माइनस 3 गुणा, अगर 25 रखते हैं, क्योंकि हमें 2 का भाग भी देना है तो ये ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 525 माइनस 25 75 बटे हुए 2, और 525 में 75 घटाते हैं तो 5 5 गया 0, 12 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, और ये 450 बटे 2 होगा, 450 बटे 2, और इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 225। तो 25 के फाड़े के अंदर आने वाले मान ही है। तो अगर आप y की जगह 25 रखते हो तो x का मान आ जाता है कितना, 500, ये 225, तो ये 225 आ गया। एक निर्देशांक आपको और निकालना है, कम से कम 3 निर्देशांक आपको निकालने हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 2 से पता नहीं चलता है कि हमने निर्देशांक सही निकाले हैं गलत, क्योंकि जब ग्राफ पेपर पर हम रेखा खींचेंगे तो 2 बिंदुओं को मिलाने पर हमेशा सीधी रेखा ही जाती है, जबकि 3 बिंदुओं पर सीधी रेखा तभी जाती है जब वो तीनों बिंदु सहरेखी हो, एक ही रेखा में हो, एक ही सिद्ध में हो। और अगर हमने गलत निर्देशांक निकाले हैं तो वो सिद्ध में नहीं आते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि निर्देशांक सही है या गलत है। अब हम यहाँ पर 50 रख लें या फिर 100 रख लें, लेकिन हमें 2 से डिवाइडेशन भी करना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भी सम संख्या रखनी है, जिससे कि यहाँ पर सम मान बचे, क्योंकि विषम में भी सम घटाने पर सम बचता है। देखो, हम यहाँ पर 125 रख लेते हैं, y की जगह 125 रखते हैं। 125 अगर y की जगह रखते हैं तो 25 75, और ये हो जाएगा 375। 125 को 3 से गुणा करेंगे तो 375। 375 अगर हम 525 में घटाएंगे तो 5 में 5 गया 0, और 12 में 7 जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पर है 4, 4 में 3 जाएगा तो बचेगा 1, तो 150 बच जाएगा। 150 के अंदर हमें 2 से डिवाइडेशन भी करना है, तो 150 का आधा होता है कितना, 75, अर्थात 75 क्या, 7 और 5, यस 75 होता है, 75 और 75 150, तो ये 75 आ जाएगा x का मान। इस प्रकार से हमें 3 निर्देशांक निकालने हैं, बहुत ही सावधानी से ध्यान से निकालना है। अगर ये गलत हो जाते हैं तो आगे का सारा काम गलत होगा और हम सही मान नहीं निकाल पाएंगे x और y का। तो ये आपको सावधानी पूर्वक 3 जो निर्देशांक है, कॉम्बिनेशन है, ये आपको थोड़ा सावधानी से निकालना है। अब हम चलते हैं इसको ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए। ये जो काम किया है वो आप रफ कॉपी में कर सकते हो, फेयर कॉपी में इसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो बार बार हम मन से रख रख के ट्राई कर करके निकालेंगे, तो फेयर कॉपी में इनको दिखाने से कोई मतलब नहीं है। अब हम
ग्राफ पेपर पर इनको निरूपित करेंगे तो हमें ग्राफ चाहिए, अर्थात जो कार्तीय अक्ष है, तल है, वो होगा, तभी हम इनको ग्राफ पेपर निरूपित कर पाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम के अंदर आपको ग्राफ दी जाएगी अलग से, जिसके ऊपर आपको रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के इनको हल करना होगा। ग्राफ के बारे में आप जानते हो, रेखाओं का जाल होता है और उसके ऊपर किस प्रकार की रेखाएं होती है। 3 टाइप की रेखाएं होती है, बहुत ही बारीक रेखाएं जो 1-1 mm के ऊपर 1 मिलीमीटर की दूरी पर होती है। उसके बाद उससे थोड़ी मोटी रेखा होती है, वो आधे सेंटीमीटर के अंतराल पे होती है, और जो सबसे मोटी रेखा होती है वो 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पे होती है। तो मान लेते हैं हमारा ये ग्राफिकल पृष्ठ है जिस पर हमें इन निर्देशांकों को निरूपित करना है। तो यहाँ पर पूरे ग्राफ की रेखा जो है वो तो खींचना संभव नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ग्राफ का पृष्ठ है, इसके हमें 4 भाग करने हैं। देखो इस ग्राफ पर हम निर्देशांक जो अंकित करेंगे वो सारे ही पॉजिटिव है, अर्थात माइनस वाला तो कोई मान है ही नहीं। तो अगर आप माइनस वाले जो चतुर्थांश है उनको अगर आप कम कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कुल मिला के ये जो 4 भाग करेंगे हम ऐसे खड़ी और आड़ी रेखा खींचकर, उसमें थोड़ा इधर अगर रेखा खींचते हैं माइनस को कम लेके प्लस वाले मान को ज़्यादा लेके तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये एक खड़ी रेखा में थोड़ा इधर खींच लेता हूँ बीचों बीच की बजाय, यहाँ पर खींच ली मैंने। जानते हो आप ये वाई ध्रुव है या कोटिमान, और एक रेखा इस प्रकार से ये एक्स वाली भी थोड़ी नीचे खींच लेता हूँ। हालांकि वैसे हम पैमाना 25-25 का लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से निर्देशांक अंकित कर देंगे। ये एक्स डैश है और ये एक्स है, ये वाई है और ये वाई ध्रुव है। आपको पता है कि ये मूल बिंदु है जहाँ पर x का मान 0 होता है, y मान 0 होता है, अर्थात भुज और कोटि दोनों मान क्या होते हैं, 0-0 होते हैं। ये भुज है और ये कोटि है। पैमाना आपने पहले निश्चित कर लिया था कि 25-25 का लेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं पैमाना 1 सेमी बराबर 25 इकाई या यूनिट या 1-1 सेंटीमीटर या एक बड़ा खाना। x व y दोनों अक्षों के लिए, दोनों ध्रुवों के लिए ये पैमाना हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर लिख देना है और साथ में जो रोल नंबर की जगह आएगी वहाँ पर रोल नंबर लिख देने हैं। अब इनको हम निर्देशित करेंगे, उससे पहले आपको यहाँ पर जो 1-1 सेंटीमीटर की रेखाएं दिखेंगी सबसे बड़ी, उनके ऊपर ऐसे निशान लगाना है पेंसिल से। अगर आपका ये सारा काम आप पेंसिल से ही करोगे, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप पेन का इस्तेमाल करोगे और गलती से अगर कोई निर्देशांक गलत लग गया तो फिर आप उसको काट नहीं पाओगे, मिटा नहीं पाओगे। पेंसिल से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो रूल से, पेंसिल से आपको ये काम करना है इस पर सारा। सिर्फ रोल नंबर और क्वेश्चन नंबर आप पेन से लिख सकते हो। इसके पीछे भी इधर ये निर्देशांक दिखाने हैं आपको, हालांकि ये कोई काम में नहीं आएंगे। यहाँ पर भी 1-1 सेंटीमीटर पर ये निशान लगाना है और इधर ऊपर भी 1-1 सेंटीमीटर की जो रेखाएं आपको जाती हुई दिखेगी, मोटी रेखाएं, उनके ऊपर ये निशान आपको लगाना है, जिससे कि हम यहाँ पर पैमाने के रूप में ये मान लिख सकें। अब देखिए, आप जानते हैं इस मूल बिंदु के इस तरफ, इस साइड x ध्रुव पर सभी मान पॉजिटिव होता है, जबकि इसके पीछे माइनस का होता है, नेगेटिव। यहाँ पर शून्य है। आपने पहले डिसाइड कर लिया कि हम 25-25 का पैमाना लेंगे, 25-25 के अंतराल से लिखेंगे। तो आप 0 के बाद में यहाँ पर 25 लिख दो, फिर 25 दूना 50, 25 75, फिर 100, 125, 25 की टेबल के रूप में लिखना है, 125, 150, 175 और ये हो जाएगा 200, 225, 250 और ये 275 और ये 300। यहाँ पर आपके अधिकतम मान कितने हैं, 225, 300 तक है x का मान, तो 300 से थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं। ये 325 और ये 350, क्योंकि हमें तो 325 तक ही काम में लेना है। इसके पीछे भी हमें ये बताना है कि माइनस का होता है, तो ये माइनस का 25, माइनस का 50, माइनस का 75। हालांकि ये काम में नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। y ध्रुव पर चलते हैं, तो यहाँ पर y का मान 0 है, यहाँ पर 25, फिर वही 50, 25 75, 25 चौके 100, 125, 150
175 और ये 200, 225, 250, 275 और ये 300। y का मान 300, y का तो अधिकतम आपको 125 तक ही जाना है, ज़्यादा नहीं है। x का जरूर आपको 300 तक, तो ये 300 तक काम में आ जाएगा। नीचे भी आपको लिखना है माइनस का 25, माइनस का 50 और माइनस का 75, माइनस का 100। अब आपको इन निर्देशांकों को सावधानी पूर्वक निर्देशित करना है। तो निर्देशांक लगाना आपको छोटी क्लासों में बता दिया जाता है, अच्छी तरह से आप अंकित कर सकते हो। हमें सबसे पहले 150 और 75 अंकित करना है। x ये दोनों साथ में एक ही बिंदु होगा इनका, कुछ छात्र 2 बिंदु लगा देते हैं, अर्थात x की जगह 150 पे बिंदु लगा देते हैं और y का मान 75 पे लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, अर्थात इन दोनों की रेखाएं जहाँ पर काटती है वहीं पर आपको निर्देशांक लगाना है। पहले x का मान देखना आपको 150, वो भी प्लस का, तो इस मूल बिंदु से आपको उधर चलोगे तब आपको प्लस का मिलेगा। 150 पर आपको जाना है, तो ये यहाँ पर है 150, इस जगह ये जो रेखा जा रही है इस पर आपको कहीं पर भी चले जाओगे तो 150 ही रहेगा। आप ऐसे खड़ी रेखा के ऊपर जाओगे तो वो 150 रहेगा, यहाँ पर भी 150, यहाँ पर भी 150। अगर इसके इधर या इधर आते हो तो फिर वो 150 चेंज हो जाएगा। लेकिन साथ में इसके 75 देखना है, अर्थात y का 75 मान जो है वो ये है। तो y वाली ये जो रेखा है इस प्रकार से जा रही है, ऐसे आड़ी रेखा, इस पर हर जगह y का मान 75 ही रहेगा। और ऐसे जो खड़ी रेखा जा रही है 150 वाली x वाली, उस पर x का मान 150 रहेगा। तो ये x का 150 वाली रेखा और y की 75 वाली रेखाएं आपको जहां पर काटती हुई दिखती है वहां पर बिंदु लगाना है, निर्देशांक लगाना है। हालांकि मैंने यहाँ पर ये रेखा खींची है, लेकिन आपको ग्राफ में खींचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ग्राफ पर तो ऑलरेडी पहले से रेखाएं खींची हुई होती है, जाल होता है जो अपने आप काटती हुई दिख जाती है, आपको तो सिर्फ वहां पर डॉट बिंदु लगाना है। तो ये यहाँ पर दोनों रेखाएं जहाँ काट रही है वहां पर ऐसे पेंसिल से आपको गहरा बिंदु लगा देना है, जो अच्छी तरह से साफ साफ दिख जाए, और इसको एक वर्ताकार रूप में और बंद कर देना है, आकृति में इस प्रकार से वर्त के अंदर बंद कर देना है, और इसका निर्देशांक आपको लिख देना है। दूसरा है 300 और 0। x का 300 यहाँ पर है और y का 0। देखो x का 325 से यहाँ पर चलते जाएंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे 300, और y का 0 की सिद्ध में तो यहीं पर रहेगा। तो ये 300 और 0 का कॉम्बिनेशन हो गया, निर्देशांक हो गया, और इसको इस प्रकार से वर्त के अंदर बंद कर दोगे। तीसरा निर्देशांक है 250 और 25। 250, 25 से आप चलते जाओगे तो ये 250 यहाँ पर मिल जाएगा, और साथ में y का मान 25 है, तो 25 वाली जो रेखा होगी इस प्रकार से आती हुई जाती हुई, और ये 250 वाली जो रेखाएं जहाँ पर काटेगी यहाँ पर ये है 250 वाली रेखाएं, तो यहाँ पर ये बिंदु लगा देना है और इसको इस प्रकार से वर्ताकार रूप में बंद कर देना है। ये तीनों जो बिंदु होंगे, निर्देशांक होंगे, बिल्कुल एक सिद्ध में दिखेंगे। अगर एक सिद्ध में नहीं आ रहे हैं, थोड़े टेढ़े जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निर्देशांक निकालने में मिस्टेक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से इनको फुट्टे की सहायता से सीधी रेखा से आर पार इनको खींच देना है, ग्राफ का पूरा इस्तेमाल करना है, ग्राफ के अंतिम छोर तक इसको खींचना है बिल्कुल सीधी रेखा से, क्योंकि फुट्टा लगाओगे तो बिल्कुल सीधी रेखा ही जाएगी। यहाँ पर तो मैं अंदाज से हाथ से खींच रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी टेढ़ी सी दिख जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल सीधी रेखा ही खींचनी है, ये सीधी ही जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। कोई सा भी हम रैखिक समीकरण ग्राफ पेपर पर निरूपित करें, चाहे कैसा ही हो रैखिक समीकरण, उनकी हमेशा सीधी रेखा ही जाती है। आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद होते हैं उनकी रेखा ही इस प्रकार से टेढ़ी जाती है, अर्थात परवलय रूप की होती है। बाकी जो भी रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद होते हैं, अर्थात एक घात वाले समीकरण या बहुपद, उनकी रेखा हमेशा सीधी जाती है, इसीलिए उनको रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद कहते हैं। इस प्रकार से इसको इधर भी लास्ट तक, अंतिम छोर तक ऐसे खींच देना है, जिससे कि ये साफ साफ आपको दूर से दिख जाए ऐसे। हालांकि इसके ऊपर आपको बार बार पेंसिल नहीं चलानी है, सिर्फ एक बार या दो बार ये साफ दिख जाए, बस इतना ही आपको खींचना है। ऐसे तीर का निशान लगा देना है अंतिम छोर पर, और इनके निर्देशांक भी लिखने हैं। निर्देशांक है यहाँ पर 150 और 75। पहले x का लिखना है, फिर y का लिखना है। यहाँ पर है x का 250 और y का है 25, और यहाँ पर है x का 300 और y का 0। समीकरण का नाम है, जिस समीकरण के लिए आपने रेखा खींची है, बनाई है, वो नाम लिख देना है। ये है x + 2y = 300, और इस प्रकार से इसको एक आयताकार बॉक्स के अंदर
बंद कर देना है, जिससे कि ये पता चल जाएगी ये रेखा कौन से समीकरण की है। अब हम ये निर्देशांक अंकित करते हैं। सबसे पहले 150 और 25 है, 150 और 25 का कॉम्बिनेशन पहले से आ चुका है, यहाँ पर लगा चुके हैं निर्देशांक। तो ये वही है, दोबारा डबल नहीं लगाना है, क्योंकि अगर दोबारा भी लगाओगे तो उसी के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा, तो वही है। आगे चलते हैं हम 225 और 25। 225 ये है 225 x का मान और 25 इसके ऊपर यहाँ पर है, ये 225 और 25 का कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद चलते हैं हम 75 और 125। 75 0 25 50, ये 75 और साथ में y का 125, तो 125 इस प्रकार से जाओगे आप तो यहाँ पर मिलेगा 125। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गई निकालने में मान में, क्योंकि यहाँ पर सही से नहीं आ रहे हैं। x का है 75 और y का है 125, तो 125 और 75 का कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, नहीं है, सही है। ये तीनों बिंदु हैं जो बिल्कुल सिद्ध में आ रहे हैं। इन तीनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा आपको खींच देनी है इस प्रकार से, ग्राफ के लास्ट सिरे तक ऐसे आपको खींच देना है। ये बिल्कुल सिद्ध में आती है। हालांकि यहाँ पर मैंने अंदाज से ये निर्देशांक लगाए हैं 1-1 सेंटीमीटर के ऊपर डॉट बिंदु, इसलिए थोड़ा टेढ़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि आपको ये जो काम करना है वो बिल्कुल जो प्रमाणित ग्राफ होती है उस ग्राफ के ऊपर ही करना है, और उसमें प्रत्येक 1-1 सेंटीमीटर से ये रेखाएं होती है जिनमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप ग्राफ पेपर के ऊपर इन क्वेश्चनों को हल करके देख लेना, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और अगर आप बिना ग्राफ के अपनी कॉपी में इनको हल करके देख लेते हो और सही रूप से समझ जाते हो, तो ग्राफ में तो गलती होने के चांस बनते ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ में तो बहुत ही काम आसान हो जाता है। इस प्रकार से तीर का निशान लगा देना है इनके, और समीकरणों का निर्देशांक भी लिखना है। ये था 75 पहले x का और 125 y का, ये 175 था ही। और ये है यहाँ पर जहाँ पर भी आपको जगह मिले वहाँ पर आप लिख सकते हो। ये था 225 और 25, पेन से आप आसानी से पास में लिख सकते हो। अब देखो इस समीकरण का नाम आपको लिखना है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, जगह है यहाँ पर। ये है 2x प्लस 3y बराबर 525, और इसको इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर बंद कर देना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये दोनों रेखाएं किस बिंदु पे काट रही हो। कुछ छात्र क्या करते हैं, ग्राफ खींचकर रेखाएं खींचकर छोड़ देते हैं, ये सोचते हैं कि बस काम हो गया पूरा, जबकि क्वेश्चन के अंदर जो पूछा है वो सूचना तो आप दिए ही नहीं। इसमें कह रखा है कि एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए में आती है, तो ये तो आपको बताना ही है। आपने एक बल्ले का मूल्य x रुपये माना था और एक गेंद का मूल्य y रुपये माना था। यहाँ पर ग्राफ के द्वारा निर्देशांक जो आ रहे हैं काटने पर वो x बराबर आ रहा है 150 और y बराबर आ रहा है 75, तो ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहां से आपको ऐसे डॉट डॉट रेखा खींचकर पेंसिल से यहाँ तक ले आना है इससे, और ये आपको लाकर दिखाना है कि यहाँ पर मान कितना है, उसको थोड़ा बड़ा लिखना है मोटी साइज के अंदर। यहाँ पर है 75 और x की तरफ चलते हैं हम नीचे, तो यहाँ पर x के लिए निर्देशांक यहाँ पर है कितना 150, तो ये 150 आपको लिख देना है यहाँ पर, ये 150। और ग्राफ पर आपको जहाँ पर खाली जगह मिले वहाँ पर x बराबर 150 और y बराबर 75। अब आपको ग्राफ का जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर देखिए, अतः ग्राफ द्वारा x बराबर 150 और y बराबर 75 प्राप्त हुआ आपको। इसलिए एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले का मूल्य कितना है 150 रुपये है, 150 रुपये, तथा एक गेंद का मूल्य, एक बॉल का मूल्य है y का मतलब कितना है 75, तो ये 75 रुपये।
और फिर आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ग्राफ विधि से इसको सरल कर सकते हो बोर्ड एग्जाम के अंदर, क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। बाकी अगर ये क्वेश्चन ग्राफ से हल नहीं करवाता है, सिर्फ ऐसे ही दे देता है कि इसको हल कीजिए एक्स और वाई का मान, या एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो फिर आप प्रतिस्थापन विधि से या फिर वज्र गुणन विधि से या विलोपन विधि से ज्ञात कर सकते हो। प्रतिस्थापन विधि मैंने अभी इससे पहले आपको बताई है, जबकि वज्र गुणन विधि के लिए आपको वो फॉर्मूला बताया था x बराबर और y बराबर, और विलोपन के लिए हम x और y में किसी को समान करके विलुप्त करके हल करते हैं, जो आपको आने वाले अगले वीडियो के अंदर और बता देंगे। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये ग्राफ विधि से ये 2013 वाला क्वेश्चन था, ये आपके समझ में आया होगा। इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप उन क्वेश्चनों को सरल करोगे, उनके ऐसे समीकरण बनाकर हल करोगे प्रतिस्थापन से या ग्राफ से, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न के अंदर अलग अलग प्रकार की जानकारी होती है, अलग प्रकार की खूबी होती है। जब उसको हम सरल करते हैं, हल करके देखते हैं, तभी हमें उसमें पता चलता है कि इसमें क्या विशेषता है। इसलिए जब तक आप कुछ ऐसे प्रश्न नहीं लोगे जिनमें कुछ अलग विशेषताएं हैं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये प्रश्न कैसे होते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर हम ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं कि यही क्वेश्चन वापस आ जाएगा, इसके समान कोई दूसरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप जब तक अन्य अदरवाइज क्वेश्चनों को हल करके अभ्यास करके नहीं देखोगे, तब तक आपको इतना अनुभव नहीं आएगा कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे सरल करते हैं, कैसे हल करते हैं। तो इसलिए प्रयास करना बहुत ही जरूरी है। तो आप क्वेश्चनों को लेना, रफ कॉपी के अंदर हल करके बार बार प्रयास करके देखना, उनमें क्या विशेषताएं हैं, उनके निर्देशांक कैसे निकालने हैं, कहाँ पर काटती है, रेखाएं कैसी जाती है, हम पैमाना क्या लें, उनका आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लाइक करना, और हो सके किसी अपने मित्र को ये सूचना नहीं मिल रही तो उसके पास आप शेयर भी करना, और साथ ही साथ आपको जैसा लगा, कैसा लगा, वो आप कमेंट्स करके भी आप बताना। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट्स के अंदर हमसे वो क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी और कम्युनिकेशन के माध्यम से भी पूछ सकते हो। हम उसका जहाँ तक संभव होगा वहाँ तक सॉल्यूशन और समझाने की कोशिश करेंगे, आपको हल भेजने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।